एक छोटा सा सवाल आप सभी के लिए। मान लीजिए एक बच्चा सड़क पर चलते चलते एक पर्स पाता है। उस पर्स में 10,000 रुपये हैं। अब उसके सामने दो रास्ते हैं। पहला, वो पैसे अपने पास रख ले। दूसरा, वो पैसे उसके असली मालिक को लौटा दे। अब ज़रा सोचिए, अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते। शायद आप कहेंगे कि पर्स वापस कर देना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई बच्चा पर्स वापस क्यों करता है? क्या इसलिए कि उसे डर है कि पुलिस पकड़ लेगी, या इसलिए कि उसके मम्मी पापा ने ईमानदारी सिखाई है, या इसलिए कि उसे लगता है कि किसी की मदद करना सही है? यहीं से शुरू होती है आज की हमारी पूरी थ्योरी। आज हम समझेंगे लॉरेंस कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आज मैं आपको यह थ्योरी रटवाऊँगी नहीं, बल्कि इस तरह से समझाऊँगी कि एक बार समझ गए तो ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जीन प्याजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से प्रेरणा लेकर बताया कि इंसान की नैतिक सोच यानी सही और गलत को समझने की क्षमता धीरे धीरे विकसित होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोलबर्ग ये नहीं देखते थे कि आपने क्या किया, वो ये देखते थे कि आपने वो काम क्यों किया, यानी आपके निर्णय लेने के पीछे क्या सोच है। अब मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाती हूँ। इसी कहानी के आधार पर कोलबर्ग ने अपनी पूरी थ्योरी दी थी। एक व्यक्ति था जिसका नाम था हिंज। उसकी पत्नी बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। डॉक्टरों ने बताया कि एक खास दवा से उसकी जान बच सकती है, लेकिन समस्या यह थी कि वह दवा बहुत महंगी थी। हिंज ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे उधार लिए, लेकिन फिर भी पूरे पैसे नहीं जुटा पाया। वह दवा बेचने वाले के पास गया और बोला, मेरी पत्नी की जान बच सकती है, कृपया मुझे दवा दे दीजिए, बाकी पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा। लेकिन दवा वाले ने साफ मना कर दिया। अब हिंज के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी। अगर वह दवा नहीं लाता तो उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती, और अगर वह दवा चुरा लेता तो वह कानून तोड़ता। अब मैं आपसे वही सवाल पूछती हूँ जो कोलबर्ग ने लोगों से पूछा था। क्या हिंज को अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए दवा चुरा लेनी चाहिए? जल्दी से अपने मन में जवाब सोचिए। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोलबर्ग को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था कि आपने हाँ कहा या नहीं। उन्हें सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता था, या बस यह जानना था कि आपने ऐसा क्यों कहा, यानी आपके जवाब के पीछे क्या तर्क है। तो दोस्तों, अब हमने हिंज की कहानी समझ ली, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर कोलबर्ग ने लोगों के जवाबों को अलग अलग कैसे समझा। यही समझाने के लिए उन्होंने नैतिक विकास को 3 लेवल्स में बांटा। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए नैतिक विकास एक 3 मंजिला इमारत है। जो बच्चा बिल्कुल छोटा है वह पहली मंजिल पर होता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, अनुभव बढ़ते हैं, सोच विकसित होती है, वह दूसरे मंजिल पर पहुंचता है। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तीसरी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। अब तीनों लेवल्स के नाम याद कर लीजिए। पहला है प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा है कन्वेंशनल लेवल, और तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। नाम थोड़े कठिन लग सकते हैं, लेकिन घबराइए मत। इन्हें मैं इतने आसान से समझा दूंगी कि रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखिए, हर लेवल 2-2 स्टेजेस की होती है, यानी कुल मिलाकर 6 स्टेजेस। और सबसे ज़रूरी बात, कोई भी व्यक्ति सीधे स्टेज 4 या स्टेज 5 पर नहीं पहुंच सकता। उसे एक एक करके हर स्टेज से गुजरना पड़ता है। अब शुरू करते हैं। पहला लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल। नाम सुनकर घबराइए मत। प्री का मतलब होता है पहले, और कन्वेंशनल का मतलब होता है समाज के नियम। यानी यह वह लेवल है जहाँ बच्चा अभी समाज के नियमों को पूरी तरह नहीं समझता। वह सिर्फ अपने बारे में सोचता है। उसके दिमाग में एक ही सवाल चलता है, मुझे क्या मिलेगा, यानी मुझे सज़ा तो नहीं मिलेगी। यही इस लेवल की सबसे बड़ी पहचान है। स्टेज 1, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। अब इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक बच्चा रसोई में जाकर चॉकलेट उठाने वाला था, तभी उसकी मम्मी बोली,
अगर बिना पूछे चॉकलेट ली तो डांट पड़ेगी। बच्चा तुरंत रुक गया। अब सोचिए, क्या उसने इसलिए चॉकलेट नहीं ली क्योंकि चोरी करना गलत है? नहीं, उसने इसलिए नहीं ली क्योंकि उसे डांट का डर था। यही स्टेज 1 है। यहाँ सही और गलत का आधार नैतिकता नहीं बल्कि सज़ा का डर होता है। अब हिंज की कहानी पर वापस चलते हैं। अगर कोई कहे हिंज को दवा नहीं चुरानी चाहिए क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी और जेल हो जाएगी, तो यह स्टेज 1 की सोच है। स्टेज 2, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब वह सिर्फ सज़ा नहीं सोचता, वह सोचता है मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा। मान लीजिए आपका छोटा भाई कहता है, अगर मुझे चॉकलेट दोगे तभी मैं तुम्हारा होमवर्क कॉपी दूंगा। देखिए, वह मदद कर रहा है, लेकिन किस लिए? अपने फ़ायदे के लिए। यही स्टेज 2 है। अब हिंज की कहानी में अगर कोई कहे हिंज को दवा चुरा लेनी चाहिए क्योंकि उसकी पत्नी बच जाएगी और उसे खुशी मिलेगी, तो ये स्टेज 2 है। यहाँ निर्णय का आधार स्वार्थ या वास्तविक या व्यक्तिगत लाभ होता है। स्टेज 1 सज़ा से बचना, स्टेज 2 फ़ायदा पाना। बस यही अंतर याद रखिए। अब आते हैं दूसरे लेवल पर, कन्वेंशनल लेवल। यहाँ सबसे बड़ा बदलाव क्या आता है? अब व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, अब उसे यह भी सोचने की आदत हो जाती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे और समाज के नियम क्या कहते हैं। यही कन्वेंशनल लेवल की पहचान है। स्टेज 3, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। मान लीजिए एक विद्यार्थी स्कूल में अपने दोस्तों की मदद करता है। अब उसके मन में क्या चल रहा है? सब लोग मुझे अच्छा बच्चा कहेंगे, यानी उसका उद्देश्य दूसरों की प्रशंसा और स्वीकृति पाना है। अब हिंज की कहानी में अगर कोई कहे हिंज को दवा चुरा लेनी चाहिए क्योंकि एक अच्छा पति या पत्नी एक दूसरे की जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, तो यह स्टेज 3 की सोच है। यहाँ सही काम वह माना जाता है जिससे रिश्ते अच्छे बने रहें और लोग आपको अच्छा इंसान माने। स्टेज 4, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। अब व्यक्ति और परिपक्व हो जाता है। अब वह सोचता है अगर हर कोई कानून तोड़ने लगे तो समाज कैसे चलेगा, यानी अब उसके लिए कानून और व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। उदाहरण के लिए, रात के 2 बजे सड़क खाली है, फिर भी आप रेड लाइट पर रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप कानून का सम्मान करते हैं। यही स्टेज 4 है। अब हिंज की कहानी में अगर कोई कहे हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि चोरी करना कानून के खिलाफ है, अगर हर कोई ऐसा करेगा तो समाज में अराजकता फैल जाएगी, तो यह स्टेज 4 की सोच है। स्टेज 3 में व्यक्ति अच्छा इंसान दिखना चाहता है, स्टेज 4 में व्यक्ति अच्छा नागरिक बनना चाहता है। यही दोनों स्टेजेस में महत्वपूर्ण अंतर है। तो दोस्तों, अब तक हमने पहले 2 लेवल समझ लिए। पहले लेवल में इंसान सोचता है मुझे सज़ा मिलेगी या फ़ायदा होगा। दूसरे लेवल में सोच बदल जाती है, समाज क्या कहेगा, कानून क्या कहता है। लेकिन अब हम पहुंच गए हैं तीसरे और सबसे ऊंचे लेवल पर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अब नाम को आसान भाषा में समझते हैं। पोस्ट का मतलब होता है बाद में या उससे आगे, और कन्वेंशनल यानी समाज के नियम। मतलब ये वो लेवल है जहाँ इंसान सिर्फ कानून या समाज के नियम देखकर फैसला नहीं करता, बल्कि यह भी सोचता है कि क्या कानून वास्तव में न्यायपूर्ण है, क्या वह इंसानियत के हित में है। यही इस लेवल की सबसे बड़ी पहचान है। और याद रखिए, कोलबर्ग के अनुसार बहुत कम लोग इस लेवल तक पहुंच पाते हैं। स्टेज 5, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। अब एक उदाहरण समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी देश में ऐसा कानून बन जाए कि कुछ लोग को पढ़ाई करने का अधिकार नहीं मिलेगा। अब सोचिए, क्या सिर्फ इसलिए उस कानून को मान लेना चाहिए क्योंकि वह कानून है, या फिर उस कानून को बदलने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है। यहीं से स्टेज 5 की शुरुआत होती है। इस स्टेज में व्यक्ति समझता है कि कानून समाज के लिए बनाए जाते हैं। अगर कोई कानून
लोगों के अधिकार के खिलाफ हो तो उसे बदलना चाहिए। अब हिंज की कहानी पर चलते हैं। अगर कोई कहे हिंज को दवा चुरा लेनी चाहिए क्योंकि किसी इंसान की जान किसी दवा की कीमत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो यह स्टेज 5 की सोच है। स्टेज 6 यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। अब आते हैं सबसे अंतिम और सबसे ऊंचे स्टेज पर। इस स्टेज में व्यक्ति का आधार न डर होता है, न इनाम, न लोगों की राय और न ही केवल कानून। वह निर्णय लेता है अपने अंतरात्मा और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर, जैसे न्याय, समानता, सत्य, मानव गरिमा। अब एक उदाहरण लेते हैं। महात्मा गांधी ने कई बार ऐसे कानूनों का विरोध किया जिन्हें वे अन्यायपूर्ण मानते थे। उन्होंने हिंसा का रास्ता नहीं चुना, लेकिन सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर डटे रहे। यही स्टेज 6 की सोच है। अब हिंज की कहानी में अगर कोई कहे मानव जीवन का सबसे बड़ा नैतिक मूल्य है, इसलिए अगर पत्नी की जान बचाने का यही एक तरीका है तो दवा लेना नैतिक रूप से सही माना जा सकता है, तो यह स्टेज 6 का तर्क है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए, स्टेज 5 और स्टेज 6 में अंतर क्या है। स्टेज 5 कहती है कानून ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत पड़े तो उन्हें बदला जा सकता है। स्टेज 6 कहती है अंतिम निर्णय सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर लिया जाएगा। स्टेज 5 ह्यूमन राइट्स, स्टेज 6 यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यह अंतर याद रखिएगा। अब तक हमने थ्योरी के अच्छे पहलू समझे, लेकिन कोई भी थ्योरी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती। कोलबर्ग की थ्योरी की भी कुछ आलोचनाएं हैं। पहला, कैरल गिलिगन की आलोचना। कैरल गिलिगन एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थी। उन्होंने कहा कि कोलबर्ग ने अपना शोध मुख्य रूप से लड़कों पर किया था, इसलिए थ्योरी में देखभाल, रिश्तों एवं संवेदनशीलता को उतना महत्व नहीं मिलता जितना न्याय को मिला। उनका मानना था कि कई बार लोग सिर्फ नियम या न्याय से नहीं, बल्कि रिश्ते और सहानुभूति के आधार पर भी नैतिक निर्णय लेते हैं। दूसरा है कल्चरल क्रिटिसिज्म। हर देश की संस्कृति अलग होती है। जो बात भारत में सही मानी जाती है, ज़रूरी नहीं वह किसी और देश में भी सही मानी जाए। इसलिए कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि कोलबर्ग की थ्योरी हर संस्कृति पर बिल्कुल एक जैसी लागू नहीं होती। तीसरा है रीजनिंग और बिहेवियर में अंतर। कई बार लोग सही और गलत की पूरी समझ रखते हैं, लेकिन फिर भी गलत काम कर बैठते हैं। यानी अच्छी सोच, रीजनिंग का मतलब हमेशा अच्छा व्यवहार नहीं होता। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। अब सवाल आता है, एक टीचर के लिए यह थ्योरी क्यों महत्वपूर्ण है। अगर आप बीएड के विद्यार्थी हैं तो यह हिस्सा एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले टीचर को बच्चों को सिर्फ नियम याद नहीं करवाने चाहिए, बल्कि यह भी पूछना चाहिए तुमने ऐसा क्यों सोचा। यही मॉरल रीजनिंग को विकसित करता है। दूसरी बात, क्लासरूम में ऐसी मोरल स्टोरीज़ और मॉरल डिलेमास की चर्चा करनी चाहिए जिनसे बच्चे खुद सोचकर निर्णय लें। तीसरी बात, रोल प्ले, डिबेट्स और ग्रुप डिस्कशन जैसी एक्टिविटीज़ बच्चों की नैतिक सोच को विकसित करने में बहुत मदद करती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, टीचर खुद भी ईमानदारी, समय की पाबंदी और सम्मान जैसे गुणों का उदाहरण बने, क्योंकि बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, देखकर भी सीखते हैं। कोलबर्ग के अनुसार विद्यालय का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि नैतिक तर्क का विकास करना भी है। तो दोस्तों, आज हमने कोलबर्ग की पूरी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी को बहुत आसान भाषा में समझा। एक बार जल्दी से पूरा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने हिंज की कहानी समझी और जाना कि कोलबर्ग के लिए जवाब नहीं, बल्कि जवाब के पीछे कारण ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर हमने 3 लेवल्स पढ़े, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल, जहाँ बच्चा सज़ा और इनाम के आधार पर सोचता है। कन्वेंशनल, जहाँ समाज, रिश्ते और कानून महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल, जहाँ समाज, इंसान, न्याय, मानव अधिकार और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेता है।
अगर आप एग्ज़ाम में यह थ्योरी लिख रहे हैं तो एक बात बिल्कुल भी ना भूलिए, कोलबर्ग ने मॉरल बिहेवियर से ज़्यादा मॉरल रीजनिंग पर जोर दिया। यही इस पूरी थ्योरी की सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। अगर आपको यह वीडियो सच में आसान लगी और कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही बीएड, सीटेट, यूजीसी नेट और एजुकेशन साइकोलॉजी को आसान लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जाते जाते एक सवाल, अगर आप हिंज की जगह होते तो क्या दवा चुराते, और सबसे ज़रूरी क्यों? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखिए और आपके जवाब मैं पढ़ूंगी और रिप्लाई भी करूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।